हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। आशीष सिंह, दिनेश ढिल्लन, मोहम्मद बिलाल, मनीष कुशवाहा, नीरज कालेर, अनुराग, आशा, शुभम, मोंटी, पुष्पा, आशीष, देशराज, प्रभाकर, कपिल, गोलू, अंशु, शिवम। चलिए, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का रेशो चल रहा है और आज रेशो की आखिरी क्लास है। कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, उन क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन से ही, क्योंकि मैंने कल ये टाइप आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था मेरे भाई। मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन सारे होंगे, है ना। जितनी भी देर में वो हो जाएंगे उतनी देर की क्लास चलेगी। कल से हम लोग परसेंटेज एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे और मेरे भाई आप देखेंगे कि उस परसेंटेज को हमने लिमिटेड कंटेंट में खत्म कर लिया और मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से भी खत्म कर लिया, है ना। आइए, क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन। वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था, यानी दो लोग थे ए और बी। अगर मैं इनकी 2020 में इनकी इनकम के रेशो के बारे में बात करूं तो इनकी इनकम का रेशो 5:4 था। वर्ष 2020 और 21 का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुसार क्रम से 4-5, अनुसार नहीं है वो अनुपात है, व्यक्तिगत आय का अनुपात, अनुपात क्रम से 4-5 और यहां 2-3 दिया हुआ है। मेरे भाई, मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर ये भी 2020 की इनकम है, ये भी 2020 की इनकम है, तो ये वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए थी। अगर आप इन्हें बराबर करते हो मेरे प्यारे दोस्त, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो मैंने कहा था यहां 4 की गुणा कर देना। एक की 2020 की इनकम 20 है, तो मेरे भाई से 20 बनाने के लिए 5 की गुणा ऊपर नीचे कर दो। क्या ये 20 बन चुकी है? बहुत बढ़िया। अगर ये 16 है तो इसमें 8 की गुणा ऊपर कर दो, 8 की गुणा मेरे भाई नीचे कर दो, 16 बन जाएगी। आगे क्या कह रहा है? उसने कहा है 2021 में ए और बी की कुल आय 7,05,600 थी। तो मेरे भाई 2021 में मेरे हिसाब से 25 और 24 49 बैठ रही है। उसने कितनी दी है? 7,05,600 दी है। तो मेरे भाई 7 सत्ते 49 होगा, 7 एकम 7 होगा, 0 0 7 अट्ठे 56, डबल 0 आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। क्या एक पार्ट की वैल्यू 14,400 आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? 2021 में बी की आय कितनी है, यानी वो 24 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2 0 आ जाएंगी लास्ट में, 24 चौका 96 कुछ है, 600 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल कराए थे? क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे? तो मैं आप कहोगे जी कल इस टाइप के क्वेश्चन हुए थे। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा बाद में होगा, अभी पहले हम वो यूनिट करेंगे मेरे भाई। पहले परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट करेंगे मेरे भाई, और लगभग लगभग तीनों चैप्टर्स को करने में, इन तीनों चैप्टर्स को करने में मेरे भाई हमें 1 महीने के करीब समय जो है वो लग जाएगा। 1 महीने में टोटल हमारी 20 से 22 क्लास होती हैं, 20-21 क्लास होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। उन 20-21 क्लासेस में हम लोग जो है इन तीनों चैप्टर्स को कर पाएंगे। 8 क्लास, 8-10 क्लास जो होंगी वो आपकी परसेंटेज की होंगी, 8-10 क्लास ही आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की होंगी, और 3 से 4 क्लास आप लोगों की डिस्काउंट की होंगी। ठीक है बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं थोड़ा सा रेशो के लेके आया हूं, बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में करेंगे। जो हमें रेशो में पढ़ना था वो मैं रेशो में लेके आया हूं, जो हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ना है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास करूंगा। 1 महीने बाद एनटीपीसी का एग्जाम है, उस एग्जाम को होने के बाद फिर मैं इस क्लास को 1.5 घंटे की आपकी कर दूंगा। ठीक है, समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ये इनिशियली दिया हुआ है, मतलब ये शुरुआत में आप लोगों को रेशो 2:3 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। जब 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, मेरे प्यारे दोस्त इस बात को मैं मिश्रण में बताऊंगा कि जब कोई भी लिक्विड आप लोगों के पास होता है, जब कोई भी लिक्विड आप लोगों के पास होता है, अगर उसमें से कुछ लिक्विड आप लोग निकालते हैं तो वो लिक्विड निकलेगा भी उसी रेशो में जिस रेशो में मौजूद था। यानी 2 हिस्से दूध के आएंगे और 3 हिस्से उसमें पानी के आएंगे, और निकलने के बाद भी जो मिश्रण बचेगा उसका भी वही रेशो होगा जो शुरुआत में था। मतलब रेशो कभी भी नहीं बदलता, रेशो कभी भी नहीं बदलता मेरे भाई। मैंने आपसे क्या कहा, अगर दूध और पानी का रेशो जो है वो 2:3 आप लोगों को दिया हुआ है और आप इसमें से कुछ मिश्रण को बाहर लेके आते हैं, तो वो मिश्रण जो बाहर आएगा वो भी 2:3 के अनुपात में ही बाहर आएगा, और बाहर निकलने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसका भी रेशो 2:3 होगा। यानी कहने की बात यह है कि रेशो कभी भी नहीं बदलता है। बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई। यानी अगर इनिशियली 2:3 है तो निकालने के बाद जब मैंने इसमें से 60 लीटर मिश्रण निकाला, जब मैंने इसमें से 60 लीटर मिश्रण निकालना, तो निकालने के बाद भी क्या रेशो जो रहा होगा वो 2:3 रहा होगा। 60 लीटर निकालने के बाद भी मिश्रण जो रहा होगा वो 2:3 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी से बदला जाता है। अब इसमें पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। अच्छा, जब हमने मिश्रण निकाल लिया तो हम यहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमने उस मिश्रण को किससे बदला है? पानी से बदला है। क्या दूध के साथ कोई छेड़खानी की? आपने कहा नहीं की। इसका मतलब दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। क्या दूध की मात्रा बदली है? बिल्कुल बदली है। दूध की मात्रा को समान कर दीजिए। क्या समान हो चुकी है? 2 की गुणा हमें इधर करनी पड़ेगी। यानी दूध निकलने के बाद भी 2 था और अब भी 2 है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन पानी जो है वो निकलने के बाद 3 था और अब मिलाने के बाद 4 हो गया है। तो क्या आप कहेंगे आपने 1 यूनिट पानी मिलाया है? वो कह रहा है 60 लीटर मिश्रण निकाला था और उसकी जगह पानी मिला दिया गया है, यानी 60 लीटर पानी मिलाया गया है। क्या एक की वैल्यू 60 दी हुई है? तो निकलने के बाद मिश्रण कितना है? 5 है। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या निकलने के बाद जो मिश्रण की क्वांटिटी पूछी जाती तो वो 300 लीटर होती। लेकिन अगर शुरुआत में पूछी जा रही है तो 300 और 60, क्या 360 लीटर का शुरुआत में मिश्रण रहा होगा? वो आपसे वही पूछना चाह रहा है कि कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई मिश्रण जो था वो 360 लीटर का था। मिश्रण जो था वो 360 लीटर का था। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिए। मैंने आपसे एक लाइन बोली, मैंने आपसे ये कहा, अगर दूध और पानी का आपको अनुपात दिया है और आप उसके मिश्रण से निकालते हैं तो जो अनुपात दिया हुआ है उसी अनुपात में मिश्रण बाहर आएगा, और मिश्रण निकलने के बाद जो अनुपात बचेगा वो भी वही होगा जो शुरुआत में था। रेशियो कभी भी नहीं बदलता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि शुरुआत में अनुपात 2:3 था, इसमें से 60 लीटर मिश्रण निकाला, तो अब भी अनुपात 2:3 ही होगा।
60 लीटर मिश्रण निकाल के पानी मिला दिया गया है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। पानी मिलाया गया है, दूध थोड़ी ना मिलाया गया है, तो दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। मैंने दूध की मात्रा को समान करने के लिए यहां 2 की गुणा कर दी, तो रेशो कहता है 2 की गुणा आपको इधर भी करनी पड़ेगी। यानी यहां दूध पहले था 2, यहां भी दूध 2 ही है, दूध की मात्रा नहीं बदली है। लेकिन पहले पानी 3 था, अब 4 हो गया, तो 1 पानी मिलाया। लेकिन पानी मिला कितना रहे हैं? 60 मिला रहे हैं। अगर 1 बराबर 60 तो टोटल क्वांटिटी 5 बराबर 300 आ जाएगी। लेकिन ये निकलने के बाद की क्वांटिटी 300 है, निकलने से पहले क्वांटिटी कितनी होगी? 360 होगी, क्योंकि ये 60 लीटर निकलने के बाद 300 है, तो 60 लीटर निकलने से पहले 360 होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने ये दोनों कराए हैं, ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी कराऊंगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है, रेशो कभी भी नहीं बदलता मेरे भाई। यहां आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है? 45 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है बच्चे। दूध और पानी का अनुपात जो है, दूध और पानी का, ऊपर करना भाई, इसका मैसेज दिखाना मुझे, राकेश गुजर। भाई इन्हीं चीजों पे ध्यान देना। मैं क्लास में आके ना, वो मतलब नाच गाना कर रहा हूँ, क्लास में आके आपको गाने सुना रहा हूँ, क्लास में आके आपको डांस में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ मैं क्लास में। मतलब अगर मैंने ये कह दिया 6-7 क्लास में खत्म हो जाएगा और वो क्लास 10 ले गया, तो मतलब मैं उसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आप ये नहीं देख रहे कि मैं कितनी छोटी छोटी बातें बता के चल रहा हूँ, कैसे कैसे लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें समझाता हुआ चीजों को चल रहा हूँ। टाइम लगेगा मेरे भाई, ठीक है, टाइम लगेगा। 45 लीटर का मिश्रण था, 45 लीटर टोटल मिश्रण है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, उसने कहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए। क्या मिलाने की बात कर रहा है? आप कहेंगे जी पानी मिलाने की बात कर रहा है। पानी मिलाने की बात कर रहा है तो दूध समान होना चाहिए, दूध को समान करने के लिए यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। दूध पहले भी 9 था मेरे भाई, और दूध अब भी 9 है। हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं पानी पहले कितना था? 6 है, अब पानी कितना है? 10 है, तो कितना पानी मिलाया? 4 यूनिट पानी मिलाया, 4 यूनिट पानी मिलाया। हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात बताइए, शुरुआत में मिश्रण कितना था? 3 और 3 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 9 और 6 15 लीटर का मिश्रण शुरुआत में था। लेकिन उसने कहा है शुरुआत में मिश्रण 45 लीटर का था, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 के बराबर है तो 4 यूनिट मिलाया गया है, 4 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? क्या 12 लीटर के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 लीटर के बराबर है तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो आप कह देंगे 12 लीटर के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी बच्चे 12 लीटर के बराबर। तो अगर हम इसे में 12 लीटर पानी मिला देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, इसमें पानी का, दूध और पानी का रेशो 9:10 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, ऐसे कमेंट्स मतलब मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, चाहता भी हूँ इग्नोर करूँ, लेकिन पता नहीं दिल नहीं मानता है। एक ब्रजेश कुमार है मेरा भाई, मतलब थोड़ा सा ओवर स्मार्ट है और थोड़ा सा ओवर स्मार्ट वाली हरकतें भी करता है। वो मुझसे पूछ रहा है जी आप सीक्वेंस से क्यों नहीं पढ़ाते, रेशो के बाद कौन परसेंटेज पढ़ाता है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, रेशो के बाद कोई परसेंटेज नहीं पढ़ाता है। रेशो के बाद एज पढ़ाया जाता है, रेशो के बाद पार्टनरशिप पढ़ाया जाता है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें रेशो के बाद पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बोर करने का काम करेंगे, बोर करने का काम करेंगे।
इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने उस यूनिट को लिया पहले जो आपका इंटरेस्ट पैदा करेगी, इंटरेस्ट पैदा करेगी, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई। मैं इस वाली यूनिट को पहले लेने वाला हूँ, ठीक है। मुझे पता है बहुत अच्छे से, और मेरे भाई मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं इन चीजों से, ठीक है। तो क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा ये चीज समझ में आ चुकी है। अब ये दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये मुझे टकराए मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन मुझे टकराए मेरे भाई। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है ना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पढ़ेंगे मेरे साथ मिलके। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है, अगर भिन्न की बात करूं तो भिन्न क्या होती है, जो x अपॉन वाई के रूप में लिखी हो या p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं मेरे। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन यानी भिन्न कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है, इस भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया हमने, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं मेरे भाई। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। उसके हर में 12 जोड़ा जाता है मेरे भाई, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में हम लोग 12 जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्या कहा है? क्या कहा है बच्चे? जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है, तो भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। अब मेरे भाई यहां से देखिए, 2x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक की गुणा इसमें करेंगे y प्लस 12 हो जाएगा। क्या ये आपके सामने बात बन चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन चुकी, ठीक है। जब इसके अंश में से, जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है मेरे भाई, ये पहली इक्वेशन आपके सामने हो चुकी है, 2x माइनस वाई, ये इधर जाएगा, 12 में से 16 जाएगा -4। इस क्वेश्चन का एक आसान सा तरीका भी बताऊंगा, पहले इस चीज को समझ लो। यानी कि एक पहली इक्वेशन आ चुकी है, प्लस वाई है, इधर आके माइनस वाई है, प्लस 16 है, इधर आके -16, 12 में से 16 जाएंगे, -4 बचेगा। अब सेकंड कंडीशन उसने क्या कही है? जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है, यानी दोनों जगह से 2 घटाया जा रहा है, दोनों जगह से 2 घटाया जा रहा है, तो भिन्न जो है वो 1/8 हो जाती है। भिन्न जो है वो कितनी हो जाती है? 1/8 हो जाती है। क्या ये चीज समझे? तो आपने कहा जी हम ये चीज समझ गए हैं, ठीक है। यहां से 8x हो जाएगा, -16 होगा, और यहां से y -2 हो जाएगा मेरे भाई। ये इधर आएगा तो 8x माइनस वाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा -2 प्लस 16 प्लस का 14 हो जाएगा। क्या ये दूसरी इक्वेशन आपके सामने आ चुकी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। अगर अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं, तो क्या इनको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? हाँ, इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, सुनो तो सही, ये क्यों जरूरी है वो भी बताऊंगा, पहले वेट करो मेरे भाई। जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे मैंने किया मेरे भाई। पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन जो है वो ये आपके सामने आ गई, दूसरी इक्वेशन जो है वो ये आपके सामने आ गई। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो, तो ये सारे साइन जो है वो बदल जाएंगे। -y से +y कट जाएगा, 2x में से 8x जाएगा, माइनस का 6x बचेगा। बचेगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा, ठीक है। यहां से -4 और -14 -18 हो जाएगा। क्या x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी? क्या x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 आ चुकी है, यहां रख दीजिए, 3 दूनी 6, 6 और 4 10। क्या y की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी? बिल्कुल। और वो आपसे फ्रैक्शन पूछना चाह रहा है, फ्रैक्शन x अपॉन वाई थी। क्या आंसर 3/10 आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आंसर 3/10 आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने दो बातें आप लोगों को बोली। एक तो मैंने ये बोली कि सेकंड मेथड भी इसका है,
और एक बात मैंने ये बोली आप लोगों से, एक बात मैंने ये आप लोगों से बोली कि आपको ये मेथड भी जानना होगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर कभी भी वो आपसे क्वेश्चन में, कभी भी वो आपसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछता है, फ्रैक्शन पूछता है, मूल भिन्न पूछता है, तो आपको कभी भी इस मेथड को नहीं लगाना है, कभी भी इस मेथड को नहीं लगाना है। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन ना पूछ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गुणनफल पूछ ले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग पूछ ले, या कुछ और पूछ ले, तो आपको फिर मेथड से जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? मैं मेथड समझा चुका हूं। समझना है अच्छी बात है, नहीं समझना है तो अपने हिसाब से छोड़ देना। अब दूसरा कौन सा तरीका है, उस तरीके को समझिए। अगर वो कभी आप लोगों से भिन्न पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करेंगे। कभी भी वो आपसे भिन्न पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करेंगे, हमेशा ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? अगर मैं भिन्न मान लेता हूं 9/19, क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ेंगे 17 होगा, उसके हर में से 12 जोड़ा जाता है, 19 और 12 31 हो जाएंगे। क्या रेशो 17/31 आ रहा है? उसने कहा है 1/2 आना चाहिए, ये नहीं होगा ऑप्शन। बहुत बढ़िया, दूसरा ऑप्शन चेक करिए। अगर उसके अंश में 8 जोड़ा जाता है, 3 में 8 जोड़ा 11 हो गया, और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है, 12 और 10 22 हो गया। क्या रेशो 1/2 आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 1/2 आ रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है। अगली और चेक कर लो। जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है, 3 में से 2 घटाया 1, 10 में से 2 घटाया 8, क्या भिन्न जो है वो 1/8 हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका था बाई ऑप्शन। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपसे भिन्न पूछी जाती है तो आप हमेशा उसे बाई ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उसमें भिन्न नहीं पूछी है मेरे भाई। एग्जामिनर है, कुछ भी तैयार कर सकता है आप लोगों के लिए, वहां उससे नहीं लड़ोगे। यहां अपने भाई से तो लड़ लोगे कि ऐसा मत पढ़ाओ, वैसा मत पढ़ाओ, ये मत कराओ, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन अगर उसने, एग्जामिनर ने एग्जाम में क्वेश्चन रख दिया, तो मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस क्वेश्चन को बदलवा दे। वहां क्या करोगे? इसलिए मैं सारी चीजों को साथ लेके चलता हूं कि एग्जामिनर से टक्कर ले सको कि भाई मर्जी तेरी है, तू कोई सा भी क्वेश्चन रख और हम अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, y10 कहां से आया बेटा? x की वैल्यू ना 3 यहां रख दो, इस इक्वेशन में रख दो। 3 दूनी 6, -4 है इधर आके +4, 6 4 10, और ये -y है उधर जाके +y, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, आइए फटाफट बताइए, मेथड से करेंगे या इसे ऑप्शन से करेंगे? देखो, अंश और हर का योग पूछ रहा है, अंश और हर का योग पूछ रहा है मेरे भाई। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है तब यह भिन्न 2/3 हो जाती है, और जब अंश और हर दोनों में से 2 को घटाया जाता है तब यह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है? उसने मूल भिन्न आपसे नहीं पूछा, और अगर मूल भिन्न नहीं पूछा तो बताइए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप ही बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्या आप नहीं जाओगे मेथड से? इसलिए प्यारे दोस्त मैंने मेथड सिखाया है। ठीक है, आपने कहा जी मैंने मान ली फ्रैक्शन x/y, ये एक फ्रैक्शन मान ली, भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है, मैंने दोनों में एक जोड़ दिया।
तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई, 2/3 बन गई। जल्दी से यहाँ एक इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ हो जाएगी 3x, यहाँ क्या हो जाएगी, 3 की गुणा x में करिए 3x होगी, प्लस 3 की गुणा 1 में करिए 3 होगी, 2 की गुणा y में करिए 2y होगी, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 होगा। यहां से देखेंगे एक इक्वेशन 3x माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 2y था इधर आके माइनस 2y, और 2 में से 3 जाएगा -1। ये पहली इक्वेशन आपके सामने आ चुकी। दूसरी इक्वेशन देखिए मेरे भाई, आपने फ्रैक्शन x अपॉन वाई मानी थी। उसने कहा है, जब अंश और हर दोनों में से दो को घटाया जाता है, दोनों में से दो को घटाया जाता है, तो आप कहेंगे जी मेरे भाई भिन्न क्या बन जाती है, तो दो को घटाया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है मेरे भाई। 2 की गुणा x में 2x माइनस 2 दूनी 4 होगा, और इसकी गुणा इसमें, तो ये मेरे भाई इधर आ जाएगा। अगर आपसे पूछूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -2 प्लस 4 प्लस का 2 हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत छोटी सी, एक वेरिएबल को बराबर करना होगा। अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो ये 2y बराबर हो जाएगा y का वेरिएबल। 2 की गुणा करी 4x हो जाएगा, 2 की गुणा करी 2y हो जाएगा, 2 की गुणा करी 4 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसमें से इसे घटा दो, घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3x में से 4x जाएगा, माइनस का x बचेगा, -2y प्लस 2y कट जाएंगे, -1 -4 माइनस का 5 होगा मेरे भाई। माइनस से माइनस गया, क्या x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो रख दो, x की वैल्यू 5 है, 5 दिया 15, 15 इधर आके माइनस, -1 -15 -16, और -16 को -2 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 आ जाएगी। उसने दोनों का योग पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा, 13। आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 13 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या इस बात में कोई समस्या, तो मेरे प्यारे साथी अगर आपसे मूल भिन्न पूछा है, मूल भिन्न पूछा है तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर आपसे योग या गुणनफल पूछा है तो आपको फिर मेथड से ही जाना होगा। भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। मैंने फ्रैक्शन मान ली x अपॉन वाई, इसमें भी इसके अंश में भी एक जोड़ा गया, हर में भी एक जोड़ा गया, तो फ्रैक्शन 2/3 बन गई, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। 3 की गुणा x में करोगे 3x होगा, 3 की गुणा 1 में करोगे 3 होगा, 2 की गुणा y में करोगे 2y होगा, 2 की गुणा 1 में करोगे 2। ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस, 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। ये पहली इक्वेशन आ चुकी है। दूसरी, दूसरी इक्वेशन प्यारे दोस्त, उसने कहा है जब अंश और हर दोनों में से दो को घटाया जाता है, तो इसमें से भी दो घटाया, इसमें भी दो घटाया, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 2 की गुणा x में करेंगे 2x होगा मेरे भाई, 2 की गुणा 2 में करेंगे -4 होगा, y -2 की गुणा 1 में करेंगे इतना ही आ जाएगा। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस, -2 प्लस 4 प्लस का 2 बचेगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो एक वेरिएबल को बराबर करना होता है, एक वेरिएबल को बराबर करना होता है मेरे भाई। तो मैंने क्या किया, यहां 2y है, इसे 2y करने के लिए पूरी इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की गुणा यहां करी 4x हो गया, 2 की गुणा यहां करी 2y हो गया, 2 की गुणा यहां करी 8 हो गया। अब मेरे भाई इस इक्वेशन में से इसको घटा दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, 3x में से 4x जाएगा, -x बचेगा, -2y प्लस 2y कट जाएंगे, -1 -4 -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो वो कहीं भी रख दो जहां तुम्हारा मन करे, यहां रख दो। 5 दूनी 10, 10 उधर जाएगा, 2 में से 10 जाएगा 8 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 8 आ गई। उसने दोनों का योग पूछा है, आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है जी, चीजें समझ में आई, तो आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई।
जल्दी से बताइए। इसमें भिन्न पूछिए, क्या इसमें हमें मेथड से जाने की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 146 को पढ़िए। बताइए। एज वाले क्वेश्चन एज में कराऊंगा। जल्दी से बताइए। हाँ, दोनों को जोड़ दे सर, दोनों को जोड़ दे। हाँ, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को, क्योंकि उसने अंश और हर का योग पूछा है आप लोगों से, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त उसने दोनों को जोड़ा है। जल्दी बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा था कि अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त वो भिन्न पूछे तो बिल्कुल भी मेथड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। एक भिन्न का अंश हर से दो कम है। अंश जो है हर से दो कम है। क्या दो कम है? बिल्कुल 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 कम है। चारों ही ऑप्शन दो कम है। आगे बढ़िए। यदि अंश को दो से गुणा किया जाए, अंश को दो से गुणा किया जाए, अंश को दो से गुणा किया जाए, मेरे भाई कर दिया अंश को दो से गुणा, और हर को तीन से गुणा किया जाए, तो मेरे भाई ये 10/21 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तीन से गुणा किया जाए तो ये 6/15 बन जाएगा, और 6/15 का मतलब क्या होता है? 2/5 होता है। तो मेरे भाई ना तो 2/9 यहां बना, ना 2/9 यहां बना। अंश को दो से गुणा किया जाए, हर को तीन से गुणा किया जाए, तो ये 14/27 बन जाएगा, ना यहां बना। अंश को दो से गुणा किया जाए, हर को तीन से गुणा किया जाए, तो यहां 2/9 बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे साथी? ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्या ऐसे क्वेश्चन में हमें मेथड लगाने की जरूरत थी? तो आप कहेंगे मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ये एक रेल के डिब्बे वाला आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा मेरे भाई, और एक क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे करवाऊंगा। ठीक है? बताइए। इसमें 30% लोग ही बस ऐसे हैं जो चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं जानते हैं तो वो सीखने की कोशिश करते हैं, वरना 70% ये चाहते हैं कि मैं उनके हिसाब से पढ़ाऊं। वो ये चाहते हैं जो चीज हमें आती है बस वही चीज हम पढ़ें, वही चीज हम लोग पढ़ें, कोई नई चीज सीखने की कोशिश ना करें, और इसीलिए वो बार बार जो है वो पीछे रह जाते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि अगर कोई डिब्बा नहीं लगाया जाता है तो एक इंजन की चाल जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को दी गई है। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप ध्यान से सुनिएगा। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। आप इस लाइन को बस मुझे समझा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्वेश्चन समझने की स्थिति में हैं। आप इस लाइन को मुझे समझा समझा दीजिए, आप इस लाइन को मुझे समझा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्वेश्चन समझने की स्थिति में हैं। मैं ये कह रहा हूं, इंजन की गति में कमी, यानी कि उसकी गति में जितनी भी कमी होगी, डिक्रीज इन स्पीड, उसकी गति में जितनी भी कमी होगी,
वो डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। यानी डिब्बे की संख्या यानी एन मान ली नंबर ऑफ डिब्बे, उसकी संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। यही बात तो उसने बोली है मेरे भाई। यानी कि इंजन की गति में कमी जो होगी, इंजन की गति जो धीमी होगी, वो जितने डिब्बे ज्यादा जुड़ेंगे मेरे भाई, उसके वर्गमूल के समानुपाती आप लोगों को दी हुई है। ये क्वेश्चन ने आप लोगों को कहा है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब जब प्रोपोर्शनल हटाया है वहां एक कांस्टेंट का यूज किया है, उस कांस्टेंट को मेरे प्यारे दोस्त के कहते हैं। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सुनना आगे। अगर चार डिब्बे जोड़ दिए जाएं, अगर चार डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितने की कमी हुई? पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इंजन जा रहा था, लेकिन चार डिब्बे जोड़ने की वजह से उसकी चाल में कितने की कमी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ गई। चाल में कमी को डी कहते हैं, चार आ गया। के की वैल्यू हमें नहीं पता, उसने कहा है कितने डिब्बे जोड़ने से? चार डिब्बे जोड़ने से। चार डिब्बे जोड़ने से इंजन की चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ जाती है। आगे देखिए, चार का वर्गमूल क्या होता है? दो होता है। चार का वर्गमूल क्या होता है? दो होता है। क्या के की वैल्यू जो है वो दो हो जाएगी? यहां से आप के की वैल्यू निकाल चुके हो, यहां से आप के की वैल्यू निकाल चुके हो। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? उसने कहा ज्ञात करो कि यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई साहब इंजन को बिल्कुल रोक दो, इंजन कब रुक जाएगा? अभी इंजन, खाली इंजन कितनी चाल से जा रहा है? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मैं इंजन को बिल्कुल रोकना चाहता हूं तो कितनी चाल में मुझे कमी करनी पड़ेगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में कमी करनी पड़ेगी। यानी अगर मैं 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को घटाना चाहता हूं, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल घटा देता हूं, तो क्या इंजन बिल्कुल रुक जाएगा? के √10, √n। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कब इंजन बिल्कुल रुक जाएगा, कब चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, कितने इंजन पे, कितने डिब्बे पर इंजन पूरी तरह रुक जाएगा, चाल जीरो हो जाएगी। और चाल जीरो होने का मतलब यह है कि उसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। हो जाएगी बेटा। यहां के की वैल्यू आपने क्या निकाली है? के की वैल्यू हमने दो निकाली है मेरे प्यारे दोस्त। ये दो गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या आप कह देंगे कि √n की वैल्यू 12 है, और जब स्क्वायर करेंगे तो 144 n की वैल्यू आ जाएगी। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर 144 इंजन, हम लोग 44 डिब्बे जोड़ दें, अगर 144 डिब्बे हम लोग जोड़ दें तो इंजन की गति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी इंजन रुक जाएगा। 144 डिब्बे पर इंजन पूरी तरह से रुक जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इंजन कितने डिब्बे ले जा सकता है? तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा इंजन 143 डिब्बे ले जा सकता है। भाई 144 में तो पूरा पूरा रुक जाएगा। मैं आपसे कहूं ज्यादा से ज्यादा इंजन कितने डिब्बे ले जा सकता है, तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 143 डिब्बे ले जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 143 ले जा सकता है, क्योंकि मेरे भाई अगर 144 आपने जोड़ दिए तो इंजन पूरा रुक जाएगा, उसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, यानी उसकी गति 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। एक बार और समझाऊंगा ना, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे कराऊंगा भी, आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी भूलोगे नहीं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है मेरे भाई।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार और समझिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। मैं ये कहता हूं कि आप मेरी क्लास कर लो, आप मेरी सीट कर लो, कोई सी भी एक बुक लगा लो, दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैंने तीन बात आप लोगों से बोली। मेरी क्लास के एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। दूसरा, मेरे प्यारे दोस्त आप लोग पीडीएफ लगा लो। और तीसरा, मेरे प्यारे दोस्त आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर लो। मेरे प्यारे दोस्त आपको किसी भी एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझिए। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी डिब्बा नहीं जोड़ा जाता है तो इंजन 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है, इंजन की गति में कमी, यानी कितनी कमी आई है उसकी गति में, वो डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। इंजन की गति में कमी यानी डिक्रीज जो होगा, कमी जो आएगी, वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट कुछ भी लगा दिया आपने। उसने कहा है अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितनी कम हुई है? 24 से 20 हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है। के की वैल्यू हमें नहीं पता है। कितने डिब्बे जोड़ने से? 4 डिब्बे जोड़ने से। यहां से के की वैल्यू निकाली तो 2 आ गई। अब आगे देखना, वो कह रहा है मैक्सिमम कितने डिब्बे ले जा सकता है। तो मैं तब डिब्बे की संख्या निकाल लेता हूं जब वो इंजन पूरी तरीके से रुक जाएगा। रुकने का मतलब चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। यानी कि इस बार चाल में कमी जो आएगी वो पूरी की पूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ जाएगी। के की वैल्यू मेरे भाई 2 दी है, मुझे नहीं पता कितने डिब्बे जुड़ के पूरी की पूरी चाल कम हो जाएगी। आपने कहा जी 144 डिब्बे जुड़ने पर चाल 24 की 24 कम हो जाएगी, यानी रेलगाड़ी रुक जाएगी। रेलगाड़ी रोकनी नहीं है। अगर रोकनी नहीं है तो 144 डिब्बे मत जोड़ो, उससे एक कम डिब्बा कर दो, 143 पे रेलगाड़ी चल जाएगी। यही बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी भाई ज्यादा से ज्यादा रेलगाड़ी 143 डिब्बे ले जा सकती है। अगर ये नोट ऑप्शन में ना हो तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा इसका आंसर वर्गमूल से एक कम होता है। वर्गमूल से एक कम होता है। कोई भी ऐसी संख्या दी हो जिसका वर्गमूल से एक कम हो। क्या 140, 140, 141 किसी का वर्गमूल होता है? भाई 140 से एक ज्यादा 141 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं, ये जवाब नहीं होगा। 144 दिया है, 145 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता। लेकिन अगर एक जोड़ने के बाद वो किसी का वर्गमूल बैठ रहा है तो मेरे भाई वही मेरी डिब्बों की संख्या अधिकतम हो जाएगी। ठीक है बेटा, रूट बोला है, वर्गमूल बोला है गुड्डा, इसलिए मैंने रूट लिया है। जैसा क्वेश्चन ने बोला है ठीक मैंने वैसा लिखा है। एक क्वेश्चन आप लोग कराइए। वैसे तो डायरेक्टली आप लोग आंसर दे देंगे, वैसे तो डायरेक्टली आप लोग आंसर दे देंगे मेरे भाई, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया। एक विद्युत चलित इंजन, मतलब बिजली से चलने वाला इंजन, रेल के डिब्बों के बगैर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। इंजन की गति में कमी, यानी यहां भी डिक्रीज इन स्पीड, लगाए गए डिब्बों की संख्या में वर्गमूल के समानुपाती है, यानी कि डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक वही कंडीशन यहां दी है, कांस्टेंट हटाएंगे, यहां के लगाएंगे। लगा देंगे क्या मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा देंगे। अब उसने क्या कहा है? 9 डिब्बों के एक साथ उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अगर मैं देखूं बिना डिब्बों के साथ 36 थी, 9 डिब्बों के साथ 30 है, तो कितने की कमी आई है? 6 की कमी आई है। 6 की कमी आई है। कितने डिब्बे जोड़ने पर? 9 डिब्बे जोड़ने पर। यहां से 3 आएगा, 9 का वर्गमूल 3, और 3 से 2 बार कट जाएगा। क्या के की वैल्यू 2 आ चुकी है? उसने कहा डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी मुझे रेल पूरी तरीके से रोकनी है। क्या गति को मुझे 36 की जगह 0 करना है, यानी कितना कम करना पड़ेगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। रूट एन यहां ऐसे का ऐसे ही लगाना पड़ेगा।
2 से काटेंगे 18 बार। रूट हटाना चाहते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, 324 होगा, और यहां वर्ग करेंगे n। यानी कि अगर आपने 324 डिब्बे जोड़ दिए, अगर आपने 324 डिब्बे जोड़ दिए तो रेल भैया पूरी तरीके से रुक जाएगी। आपको रेल को रोकना नहीं है, रेल तो चलानी है, तो एक डिब्बा कम कर दो। 323 डिब्बे आसानी से वो ले जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब जो छूट गए हैं क्वेश्चन वो क्वेश्चन करा रहा हूं। कोई टाइप आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा मेरे भाई। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर बैठे हैं। तोतर, तोते मतलब टी, और कबूतर मतलब की ले देते हैं। क्रमशः 7-9 के अनुपात में है। तोते और कबूतर 7-9 के अनुपात में दिए हुए हैं। आगे बढ़िएगा। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं, यानी तोतों की संख्या 8 कम हो जाती है, और 6 कबूतर और 10 गोरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। 6 कबूतर आ जाते हैं और 10 गोरैया आ जाते हैं। गोरैया एक जानवर होता है, वो आ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 हो जाता है। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 हो जाता है। अब पेड़ पर तोते और गोरैयों का अनुपात क्या होगा? क्या आप क्रॉस लगा सकते हैं? क्या आप क्रॉस लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तोते और कबूतरों का शुरुआत में अनुपात क्या दिया हुआ है? 7-9 दिया हुआ है। 8 तोते उड़ गए, 6 कबूतर आ गए, तो अब अनुपात क्या हो गया? 1:4 हो गया। तो क्या आप क्रॉस लगा सकते हैं? एक रेशो दिया है, कुछ कमी और वृद्धि होने के बाद फिर रेशो दिया हुआ है, तो वहां हम लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। लगा सकते हैं तो लगाओ। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। 6 एकम 6, इसमें से घटाना है कम वाला। 8 चौक 32 माइनस का 32 है। 7 चौक 28, 9 एकम 9, 28 में से 9 जाएगा तो 19 बचेगा। 6 और 32 38 हो जाएंगे मेरे भाई। 1 बराबर 2 आएगा। अगर 1 बराबर 2 आ चुका है तो 7 बराबर, शुरुआत में 14 तोते रहे होंगे, 1 बराबर 2 है तो 9 बराबर 18 कबूतर रहे होंगे। अब वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है? अब पेड़ पर तोते और गोरैयों का अनुपात कितना है, अब पूछ रहा है। अगर शुरुआत में 14 थे, 8 उड़ गए, तो अब 6 तोते रहे होंगे। 10 गोरैया आके बैठ चुके हैं, 10 गोरैया होंगे, यानी तोते और गोरैयों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे तोते और गोरैयों का अनुपात 3:5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट, 100 ऋतिक गोल्ड का नंबर निकालना, एक बार इस भाई से बात करनी है आज। 149। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी पहले कराया है। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्लास में भी आपको कराया है, 150वां क्वेश्चन। एक नृत्य कक्षा के 3 बैच में छात्रों का अनुपात 2-3-5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 2-3-5। प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर 4-5-7 हो जाता है। कितने बढ़ रहे हैं? मेरे हिसाब से 2 बढ़ रहे हैं। यहां कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। यहां कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। यानी मेरे हिसाब से प्रत्येक बैच में 2 बढ़ रहे हैं। उसने कितने कहा है? 20 छात्र बढ़ते हैं। 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो उसने कहा है वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले यानी 2 और 3 5 5 10 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा। मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। ये हमारी क्लास का दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था, तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही कराया था। देखिए ना, राम के पास 12 मुर्गियां हैं और 5 गायें हैं। राम के पास 12 मुर्गियां हैं और 5 गायें हैं।
राम के पास 12 मुर्गियां हैं, 12 मुर्गियां हैं और 5 गायें हैं, 5 गायें हैं राम के पास। श्याम के पास 18 मुर्गियां हैं और 9 गायें हैं, 9 गायें हैं। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां हैं और 8 गायें आप लोगों को दी हुई हैं। और विनय के पास 10 मुर्गियां हैं और 7 गायें आप लोगों को दी हुई हैं। किसके पास मुर्गी और गाय का अनुपात अधिक है? कौन सा अधिक है, मुर्गी और गाय का? 12/5 ज्यादा है, या फिर 18/9 ज्यादा है, या फिर 4/8 ज्यादा है, या फिर 10/7 ज्यादा है? यहां देखोगे 1 पॉइंट कुछ आएगा, यहां देखोगे आधा आएगा, ये तो और भी कम है, ये 2 आएगा, लेकिन यहां देखोगे यहां 2.4 आएगा। तो सबसे ज्यादा पहले व्यक्ति के पास है रेशो, सबसे ज्यादा पहले व्यक्ति के पास है। तो पहला व्यक्ति कौन है? तो आप कहेंगे राम है, अपने अपने राम है मेरे प्यारे दोस्त। राम के पास जो रेशो बैठ रहा है वो मेरे प्यारे दोस्त सबसे ज्यादा बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। परसेंटेज चैप्टर कितने दिन में खत्म होगा? मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता ऐसे। अभी से मैं आपको बता दूं और फिर मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं कि मैं 7 क्लास में बोल के आया हूं, किसी भी तरह 7 क्लास में खत्म करा दूं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं बच्चे, और x² अपॉन y² कितना दिया हुआ है? x² अपॉन y² जो है वो 16/81 आप लोगों को दिया हुआ है। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये 4 आएगा, ये 9 आएगा। उसने कहा ये दोनों अपोजिट साइन वाली संख्याएं हैं, तो किसी एक को पॉजिटिव ले दो, एक को नेगेटिव ले दो। मान लो इसको नेगेटिव ले देता हूं, ये मुझे पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, 3x + 4y, x की जगह -4 रखिए, -4 की गुणा 3 में करेंगे -12 आएगा। y की जगह 9 रखिए, 9 चौक 36 हो जाएगा। x की जगह -4 की गुणा 2 में -8, y की जगह 9, 9 तिया 27 माइनस का आएगा। 36 में से 12 जाएंगे, प्लस का 24 आएगा, और 8 और 27 माइनस का 35 होगा, यानी आंसर माइनस का 24/35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे जी मैं तो इसको माइनस नहीं लूंगा, मैं तो इसको माइनस लूंगा, इसे लेके कर लेना, तब भी आंसर 24/35 ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने मेरे भाई होमवर्क है। कल हम लोग जो है वो परसेंटेज स्टार्ट कर रहे होंगे। बहुत प्यार से मैं अब आपको समझा दूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, इस क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास होने में भी आपको टाइम है, आप थोड़ा सा आज इस बात पे सोचना। माइनस क्यों लिया है बेटा? उसने अपोजिट साइन बोला है, एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, यानी दोनों अगर नहीं लेंगे तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। अपोजिट साइन क्या होगा? एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको पॉजिटिव लें, किसको नेगेटिव। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं 5 मिनट आज आप लोगों के पास है। आप एक बात का जवाब बस अपने अंदर से ये मांगना कि क्या, 5 मिनट ये सोचना कि क्या अगर हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्या हम अगर ज्यादा पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें आप लोगों का नुकसान है? क्या इसमें आप लोगों का नुकसान है? तो जवाब आएगा नुकसान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम एक ही बार दिल्ली पुलिस का देने को मिलेगा अपनी एज के अंदर, दोबारा से शायद नहीं मिलेगा। क्या आप उस तरीके से चीजें छोड़ना चाह रहे हो कि अगर इस एग्जाम में वो चीजें कवर नहीं हो पाई तो नेक्स्ट एग्जाम में हम उन चीजों को कवर कर लेंगे? नेक्स्ट एग्जाम में उन चीजों को मतलब कवर कर लेंगे? नहीं ना। तो थोड़ा सा अगर ज्यादा पढ़ भी लोगे तो उसमें जाता क्या है? अच्छा, मुझे किस में फायदा रहेगा आप मुझे बताइए पहले। मुझे सबसे ज्यादा आसानी किस में रहेगी? या मुझे सबसे ज्यादा आसानी इस बात में नहीं रहेगी कि जो चीज आपको आती है बस मैं उसे ही करा दूं, कोर्स खत्म हो जाएगा, इतना चिल्लाना नहीं पड़ेगा, इतना गुस्सा नहीं दिखाना पड़ेगा? क्या उस बात में मुझे मतलब आसान नहीं रहेगा मेरे लिए सब कुछ?
मैं इतनी मुश्किल क्यों ले रहा हूं, फिर मैं इतना अपने आप को क्यों परेशान कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर के मूड का ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। एग्जामिनर ने अगर आपको थोड़ा सा घुमा दिया तो मेरे दोस्त आप खुद को ब्लेम नहीं करेंगे कि हमने पढ़ाई नहीं की थी, आप कहेंगे जी पढ़ाया नहीं गया था, ऐसा पढ़ाया नहीं गया था मेरे भाई, ऐसा है ना। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि इस मेंटेलिटी को बदलिए, इस सोच को बदलिए। और सच बताऊं, मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने ठान लिया तो सिलेक्शन तो बहुत छोटी सी चीज है। रैंक आप लोगों से ही लाके मैं मैथ मैथ के अंदर, मैं और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करता, मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आप लोगों की तरफ से ही लाके दिखा दूंगा। चाहे आप लोग वीक हैं चाहे आप लोग स्ट्रांग हैं, मेरे प्यारे दोस्त आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे। एक भी जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों का मैथ कमजोर था। लेकिन आप लोगों को लास्ट तक पढ़ना होगा। मैं आपको अपने छोटे भाई बहन की तरह समझाता हूं और लास्ट तक ऐसे ही छोटे भाई बहन की तरह समझाता रहूंगा। भाई बस ये कुछ महीनों का टाइम आप लोगों के पास है एग्जाम देने में, ये समय लौट के नहीं आएगा। इस समय को थोड़ा सा कष्ट के साथ काट लीजिए। कष्ट के साथ कहने का मतलब है इस दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल लीजिए, यकीन मानना कि उसका रेस्पॉन्स जो आएगा वो बहुत शानदार आएगा। मिलेंगे कल परसेंटेज की क्लास के साथ, एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।